बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ने लगे हैं। अगर हम थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड की बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अगर तो कंडक्टर स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में थी। अगर आपका कंडक्टर किसी कॉइल की फॉर्म में था लाइक सोलिनॉइड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है जो प्रोड्यूस होती थी उससे वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में थी, जैसे कि एक बार मैग्नेट की होती है। तो अगर हम अपने पिछले कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करें तो वहाँ हमने देखा था कि ये जो सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड थी जो कि करंट फ्लो करने की वजह से जनरेट होती थी, वो बिल्कुल सिमिलर थी एक लॉन्ग बार मैग्नेट की तरह। और अगर हम एक सिंगल लूप की बात करें, जैसे एक वायर है उसका आपने एक लूप बनाया हुआ है, उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो एक शॉर्ट बार मैग्नेट की तरह होगी। ये आपको एक लॉन्ग बार मैग्नेट नजर आ रहा है, और अगर आपको याद हो सोलिनॉइड की फील्ड भी ऐसी ही थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक बार मैग्नेट की फील्ड की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है उसकी सिमिलैरिटी है सोलिनॉइड के साथ लॉन्ग बार मैग्नेट की। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बार मैग्नेट होते हैं, सिंपल बार मैग्नेट होते हैं, इनकी मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कहाँ से आती है इनकी मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पेयर था जिसने स्टडी करना शुरू किया और उसने सिमिलैरिटी देखी सॉलिनॉइड में और लॉन्ग बार मैग्नेट में, इसी तरह सिंगल करंट कैरिंग लूप में और शॉर्ट बार मैग्नेट में। तो उसने वहां से एक कंक्लूजन निकाला कि जो मैग्नेट्स होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, इनकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह भी कहीं ना कहीं करंट्स ही हैं। अब ये जो एम्पेयर का ये कॉन्सेप्ट था, ये आइडिया था, उस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको फेवर नहीं किया, क्योंकि उस वक्त एटम का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीटली डिस्कवर नहीं हुआ था, इंटरनल स्ट्रक्चर जो था। तो इस वजह से जो है ना उसके आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन बाद में जब उसका एटम का स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कवर हो गया, तब लोगों ने कहा कि एम्पेयर का जो कॉन्सेप्ट था, उसका व्यू था, वो बिल्कुल ठीक था। मैग्नेटिज्म की वजह करंट ही है, चाहे वो कोई सर्किट हो, सोलिनॉइड हो, सिंगल लूप हो, या फिर कोई बार मैग्नेट हो। अब अगर हम बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं एक, तो वो किस तरह से उसमें कौन सा करंट होगा जो मैग्नेटिज्म की वजह बन रहा है, क्या डिटेल है, ये आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एटम के स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो हमें पता है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो किस्म की मोशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक होती है उनकी ऑर्बिटल मोशन जो न्यूक्लियस के अराउंड होती है उनके ऑर्बिट्स के अंदर, और एक होती है स्पिन मोशन जो वो अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहे होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, और जाहिर है जब चार्ज मूव करता है तो करंट जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी इन मोशंस के दौरान, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन दोनों के दौरान, करंट प्रोड्यूस करवा रहा होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उनका ओवरऑल या कंबाइंड रिजल्ट जो होता है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, तो अगर हम ऑर्बिटिंग मोशन की बात करें, तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा होता है तो एक करंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये बिल्कुल वैसी होती है जैसे एक छोटा सा करंट का लूप हो, जैसे हमने एक वायर को सर्कल की फॉर्म में अरेंज कर दिया और उसमें से करंट पास कर रहा हो, बिल्कुल उसी तरह से एक सिंगल लूप की तरह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो ये ऑर्बिटिंग मोशन और स्पिनिंग मोशन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, उनका कंबाइन इफेक्ट जो है वो आपको यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो भी आती है वो आपको बताती है कि कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसमें पर होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है, अब देखें ये तो हमने एक इलेक्ट्रॉन की बात की ना, एटम के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सभी दोनों मोशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्पिनिंग मोशन भी और ऑर्बिटल मोशन भी। ठीक है, अच्छा अब होता ये है कि एक एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, सब अपनी अपनी मोशन कर रहे हैं, सबका अपना अपना करंट और मैग्नेटिक फील्ड है।
बाज इलेक्ट्रॉन्स की अलाइनमेंट ऐसी होती है, उनकी मैग्नेटिक फील्ड की अलाइनमेंट ऐसी होती है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाती है, यानी कि एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट होती है और आपको ओवरऑल जो इफेक्ट है वो जीरो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। इसी तरह बाज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरह से उनकी ओरिएंटेशन होती है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वो दोनों उनकी सुपरपोजिशन होती है दोनों की फील्ड्स की और वो एक लार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब जो एटम्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, अगर किसी एटम की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो उस एटम को हम कहते हैं कि वो एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव कर रहा है और इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। आई एम रिपीटिंग इट, अगर किसी एटम की एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो वो एटम एज अ टाइनी मैग्नेट, एक छोटे से मैग्नेट के तौर पर बिहेव करता है और इसको हम कहते हैं कि ये मैग्नेटिक डाइपोल है। और इसी तरह के एटम्स जो मैग्नेटिक डाइपोल बन जाते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। ठीक है, सब्सटेंस के जो मैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं वो इन्हें मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से जनरेट होते हैं और ये सारे सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी हैं। किसी में ये प्रोमिनेंट हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट हो जाती है, और किसी में ये कैंसल आउट हो जाती हैं, लेकिन ये सारे सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज होती हैं क्योंकि सब एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और दोनों तरह के मोशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये ओरिजिन है मैग्नेटिक फील्ड का। इस तरह से एटम्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो जनरेट होती हैं। ठीक है, एक और छोटी सी बात जो डिस्कस करनी है हमने मैग्नेटिज्म के केस में, ये बात याद रखिएगा कि कभी भी आपके पास सिंगल पोल जनरेट नहीं होता। सिंगल मैग्नेटिक पोल मींस कि अगर आप कहीं के सिर्फ नॉर्थ पोल जनरेट हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहे होते हैं तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेटली ऑब्टेन हो जाते हैं, लेकिन मैग्नेटिज्म के केस में ऐसा नहीं होता। जहां नॉर्थ पोल होगा उसके ऑपोजिट जो है वो एक साउथ पोल लाजमी एग्जिस्ट करेगा। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, ये एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूव किया है कि मैग्नेटिक पोल्स जो हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये दोनों पोल्स एक ही जगह एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी होगा, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो हमेशा ये डाइपोल के फॉर्म में ही होगा, नॉर्थ और साउथ पोल्स दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब जो है हम जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं मोशंस को और उनकी वजह से जो सब्सटेंसेस बनते हैं उनकी कैटेगरीज को। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि सपोज हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनके एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन ऐसे अलाइन होती है कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो जाहिर उस केस में एटम जो है वो एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव करेगा। ठीक है ना, इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है, सिंगल एटम अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे। दूसरी तरह के जो सब्सटेंसेस हैं वो हम कहते हैं कि उसमें ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन ऐसे अलाइन हुई हुई होती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स कैंसल आउट हो जाती हैं और एज द रिजल्टेंट हमें एटम की ओवरऑल कोई फील्ड नहीं मिलती, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती। ठीक है, इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है, और इसकी कुछ एग्जांपल्स आपकी किताब में मौजूद हैं लाइक वाटर, कॉपर, बिस्मथ एंड एंटीमनी। तो इंडिविजुअली जब हम एटम को देखते हैं तो अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड,
तो सब्सटेंसेस जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे, और अगर फील्ड अपेयर नहीं होगी तो सब्सटेंसेस जो है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे। तो इंडिविजुअली अगर आप एटम को देखें तो दो तरह के सब्सटेंसेस हमारे पास अपेयर होते हैं। अगर एटम की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल आपको ऑब्जर्व नहीं हो रही है, कैंसिलेशन हो रही है ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की, तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। अब हम जब बल्क में जाते हैं तब मटेरियल्स की एक और कैटेगरी आती है जिनको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो होता ऐसे है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एटम्स हैं जो ओवरऑल हमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, यानी कि जिनको हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहा था ना। अब बाज़ औक़ात जब वो एटम सॉलिड की फॉर्म में अलाइन होते हैं, बल्क फॉर्म में आते हैं, अरेंजमेंट होती है, बहुत सारे एटम्स इकट्ठे होते हैं, तो बाज़ औक़ात वो वाली फील्ड भी जो है जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में होती है इंडिविजुअल एटम्स की, वो जब एटम्स इकट्ठे होते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाती है और बाद में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं जिनमें एटम्स जब सॉलिड बनाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करते हैं, इस तरह के सब्सटेंसेस जो हैं वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। और इनके एग्जांपल जो है वो आयरन है, कोबाल्ट है, निकल, क्रोमियम डाइऑक्साइड एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह के सब्सटेंसेस जो हैं वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उनकी, और स्पेशली जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं उनके बहुत फ़ायदेमंद होते हैं उनके लिए ये सब्सटेंसेस। ठीक है, तो अब हम ज़रा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को डिटेल में स्टडी करते हैं कि इनके अंदर क्या हो रहा होता है। यानी कि एक बल्क बन गया है, एक सॉलिड बन गया है और वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब इसका स्ट्रक्चर किस किस्म का होगा और किस तरह से अलाइनमेंट होगी, उसको हम डिटेल से देखते हैं। एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, अब उसमें ये होता है कि बहुत सारे ऐसे एटम्स जिनकी मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के पैरेलल होती है, वो मिलके एक माइक्रोस्कोपिक साइज का रीजन बना लेते हैं। उस रीजन को हम डोमेन कहते हैं, और उस डोमेन में जाहिर है जब सारी मैग्नेटिक फील्ड्स पैरेलल हैं तो हम कहते हैं कि उस डोमेन में मैग्नेटिक फील्ड की एक खास डायरेक्शन मौजूद होगी। और ये जो हमने माइक्रोस्कोपिक साइज कहा है वो इसलिए कहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 10 रेज़ टू द पावर 12 टू 10 रेज़ टू द पावर 16 एटम्स इंक्लूड होते हैं एक डोमेन के अंदर। ये आपको छोटी छोटी डोमेन्स बनी नजर आ रही होंगी, लेकिन ये मैक्रोस्कोपिक साइज कहने की वजह ये है कि इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं और ये इंडिविजुअल एटम से काफी बड़े साइज की होती हैं। ठीक है, तो एक डोमेन अगर देखें तो हम कहते हैं कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सैचुरेशन लेवल पर है। सैचुरेशन लेवल पर होने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सारे एटम्स एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ईच डोमेन इज मैग्नेटाइज्ड टू सैचुरेशन। ठीक है, और हर डोमेन जो है वो एज अ स्मॉल मैग्नेट बिहेव करेगी, जिसका अपना नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। ठीक है, तो ये जो है ये स्ट्रक्चर है एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, फेरोमैग्नेट का। ठीक है, ये यहाँ पर जो आपको एग्जांपल दी हुई है वो आयरन की दी हुई है। अब ये एक अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेट है। अनमैग्नेटाइज्ड का मतलब है कि हर डोमेन की अपनी अपनी फील्ड है। अब एक डोमेन के अंदर बात करें तो एक खास डायरेक्शन होगी फील्ड की, सैचुरेशन लेवल पर होगी, लेकिन अगर ओवरऑल बिहेवियर देखें, ओवरऑल सॉलिड देखें, तो बहुत सारे डोमेन्स हैं, हर डोमेन की अपनी अपनी डायरेक्शन है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये रैंडमली अरेंज हुई हुई है। ठीक है, सॉलिड लेवल पर, बल्क लेवल पर ये सारे डोमेन्स रैंडमली अरेंज्ड हैं। इस वजह से हम इनको अनमैग्नेटाइज्ड कहते हैं। मैग्नेटाइज्ड का मतलब ये होगा कि ये सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं। उसको हम कहेंगे कि मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, मैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो अनमैग्नेटाइज्ड आयरन या अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेट जो है उसमें डोमेन्स जो है वो
उनमें डिसऑर्डर होता है, कोई अरेंजमेंट नहीं होती है, आपस में रेंडमली अरेंज हुई हुई होती हैं डोमेन्स, ठीक है। और मैग्नेटाइज्ड आयरन वो होगा जिसमें सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। और ये मैग्नेटाइज करने के लिए, एक अनमैग्नेटाइज फेरोमैग्नेट को मैग्नेटाइज करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे ही आप यही वाली एग्जांपल ले लें जो पिक्चर में मौजूद है, आप इधर एक बार मैग्नेट लगा दें, नॉर्थ पोल इधर लगाते हैं, साउथ पोल इधर लगाते हैं, ऑब्वियसली डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगी। तो क्या होगा कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये इन डोमेन्स की डायरेक्शन को अलाइन करना शुरू कर देगी, ठीक है। और ये सारी फील्ड्स जो हैं वो लेफ्ट टू राइट, ये सारे डोमेन्स के अंदर जो फील्ड है वो लेफ्ट टू राइट अरेंज हो जाएंगी। और इस तरह हम कहेंगे कि ये सारा सब्सटेंस जो है, जो पहले अनमैग्नेटाइज था, वो अब मैग्नेटाइज हो गया। सारी डोमेन्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो गई। अगर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लें, इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉरी कह रही हूँ, सोलेनॉइड ले लें, सोलेनॉइड के अंदर आप एक आयरन की कोर रख दें। अब आयरन एक फेरोमैग्नेट है और इसकी डोमेन्स जो हैं वो बहुत जल्दी से अलाइन हो जाती हैं। आपने मैग्नेट लगाया है, फौरन से इसकी फील्ड अलाइन हो जाएंगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी कि आप जैसे एक मैग्नेट पकड़ते हैं, उसको लोहे के करीब लेकर आते हैं, लोहा बेसिकली आयरन है ना, तो वो फौरन से अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, ठीक है। तो यही वजह है कि उसकी डोमेन्स बड़ी जल्दी अलाइन होती हैं, इसलिए इसको सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल भी कहते हैं आयरन को। तो सोलिनॉइड के अंदर अगर आप एक आयरन का स्पेसिमेन रख दें, आयरन कोर रख दें, तो वो एक बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन जाता है, बड़ा अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है कि जैसे उसमें से करंट पास करता है सोलिनॉइड में से, सोलिनॉइड की अपनी फील्ड होती है और उस फील्ड की वजह से जो डोमेन्स हैं आयरन की वो बहुत जल्दी से अलाइन हो जाती हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो इस वजह से इस कॉम्बिनेशन को हम एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा मैग्नेट बनता है, बहुत पावरफुल मैग्नेट बनता है, ठीक है। तो आयरन एक ऐसा मटेरियल है जिसकी डोमेन्स बहुत जल्दी से अलाइन हो जाती हैं और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड रिमूव होती हैं तो वो डी अलाइन भी हो जाती हैं, ठीक है। उनकी जो पोजीशन हैं वो फिर से रैंडम पोजीशन में आ जाती हैं। इस वजह से आयरन जो है उसको हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल भी कहते हैं। अब आपको अगर याद हो तो ट्रांसफार्मर में भी हमने आयरन की कोर इस्तेमाल की थी, वो भी इसी वजह से की थी। उसका पर्पस भी यही था कि आयरन जो है वो एक बड़ा अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट साबित हो सकता है सोलेनॉइड के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो आपकी स्टील की मौजूद है। डोमेन्स इन स्टील ऑन द अदर हैंड आर नॉट इजीली ओरिएंटेड टू ऑर्डर, यानी कि आप मैग्नेट लगाते हैं, कि एक्सटर्नल मैग्नेट लगाते हैं उसके डोमेन्स को अलाइन करने के लिए, तो वो बहुत टाइम लेता है अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। और इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह से जब डोमेन्स अलाइन हो जाती हैं तो फिर उनकी अलाइनमेंट को खराब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब उनको डी अलाइन करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इनमें डोमेन्स जो है वो अलाइन भी देर से होती हैं और उनकी डी अलाइनमेंट भी देर से होती है। इस तरह जो है वो स्टील एक परमानेंट मैग्नेट बनाया जा सकता है। परमानेंट मैग्नेट वही होगा ना जो मैग्नेट रहे, यानी कि जिसकी डोमेन्स हमेशा ही अलाइन रहें। तो इस वजह से इसको हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। और इस तरह के जो मटेरियल्स हैं जिनमें अलाइनमेंट और डी अलाइनमेंट मुश्किल होती है, उनको हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल दी हुई है हार्ड मटेरियल की, एल्निकोवी। ये एक अलॉय है, ये भी हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इस तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बेस पर हमने दो किस्म के सब्सटेंसेस पढ़े। एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल पढ़े जिनमें इजीली डोमेन्स अलाइन हो जाती हैं और डी अलाइन हो जाती हैं, और एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स जिनमें अलाइनमेंट भी मुश्किल है और उस अलाइनमेंट को खराब करना भी मुश्किल है, डी अलाइनमेंट भी मुश्किल है, ठीक है। ये थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और मटेरियल्स की कैटेगरीज। थोड़ा सा थर्मल इफेक्ट हम पढ़ने लगे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे। अगर आप कभी किसी परमानेंट मैग्नेट को गर्म करें तो आप देखेंगे कि वो मैग्नेट नहीं रहता या उसका मैग्नेटिज्म जो है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो होता है इससे कि हाई टेम्परेचर्स के ऊपर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनमें डोमेन्स का ऑर्डर ख़राब हो जाता है। डोमेन्स जो हैं वो अपने ऑर्डर में नहीं रहती हैं, थर्मल मोशन इंक्रीज हो जाती हैं,
जिसकी वजह से उनकी आप कह लें डोमेन्स परमानेंटली डीअलाइन हो जाती हैं। उनके एटम्स जो हैं वो उस तरह से अरेंज नहीं रहते जिस तरह से पहले डोमेन की फॉर्म में थे और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवा रहे थे। ये जो प्रोसेस है जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर शुरू होता है उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो थर्मल मोशन की वजह से, टेम्परेचर हाई होने की वजह से आपका जो मैग्नेट है उसमें डोमेन्स की अलाइनमेंट, डोमेन्स का ऑर्डर ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म आप कहते हैं डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, आयरन की एग्जांपल है, आयरन जो है वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब है कि एटम्स की इंडिविजुअल लेवल पर तो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी, लेकिन चूंकि उनकी डोमेन्स में अरेंजमेंट खराब हो चुकी है तो डोमेन्स की ओवरऑल कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती। तो आयरन जो है वो फेरोमैग्नेट से पैरामैग्नेट बन जाता है क्यूरी टेम्परेचर पर। उसका क्यूरी टेम्परेचर जो है इट इज अबाउट 750 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो थर्मल इफेक्ट की वजह से डिस्टर्ब हो सकती हैं, टेम्परेचर की वजह से या हीट की वजह से डिस्टर्ब हो सकती हैं। ये थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड।